हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप? मैं आपका होस्ट शत्रुघ्न और आपका स्वागत है इस बेहतरीन चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं आज के बेहतरीन वो क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, और कब के पूछे गए तो आपका डेट लिखा हुआ है 6/2/2023 को, जब जीडी का पेपर हुआ था तो उस टाइम पे क्वेश्चन पूछे गए थे मॉर्निंग शिफ्ट में 9 से 10 बजे के बीच में। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं तो आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब की बात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? Which article of the Constitution of India abolishes the concept of untouchability and prohibits its practice in any form? 16, 15, 14 या 17? आप देखोगे सारे के सारे आर्टिकल किसके हैं तो राइट टू इक्वालिटी के, समानता के अधिकार के हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में समानता का अधिकार 14 से लेके आप 18 तक पढ़ते हो। आर्टिकल 14 टू 18 5 आर्टिकल है। अगर 5 ऑप्शन होता तो शायद 18 भी दे देता। 18 में आप अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल पढ़ते हो। 14 में आप पढ़ते हो कि सभी के लोग समान अधिकार। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात करते हो। आर्टिकल 15 में आप बात करते हो किसी के साथ जाति, धर्म, रंग, रूप, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटी इनटू द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता की बात करते हो। और वहीं 17 में अबॉलिशमेंट ऑफ द अनटचेबिलिटी की बात करते हो। तो जिसने भी आंसर इसका ऑप्शन डी लगाएगा वो बिल्कुल आपके सही है। और आप देखो ये आर्टिकल एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीटेड में से एक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल के में से एक थे? हु अमंग द फॉलोइंग वन ऑफ द लाल बाल पाल ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट? जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास या लाल बहादुर शास्त्री? अगर मैं लाल की बात करूं तो लाला लाजपत राय हैं, बाल से बाल गंगाधर तिलक है, पाल से बिपिन चंद्र पाल है, और इन तीनों को गरम दल का नेता कहा जाता है। किसका? गरम दल के नेता के नाम से यह आपके प्रसिद्ध है। तो जिसने भी इसमें कहा कि इसमें लाला लाजपत राय, लाल का मतलब लाला लाजपत राय है, वो बिल्कुल आपके सही है। बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से आपके बिपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय की पीपल, पीपल आपका क्या है? न्यूज़पेपर है, ये याद रखना है। यंग इंडिया इनकी क्या है? बुक है। यंग इंडिया इनकी क्या बुक का नाम है? तो ये भी आप याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो जिसने भी आंसर दिया था ऑप्शन बी वो बिल्कुल सही है। चित्तरंजन दास को आप देखोगे, सी आर दास, इन्हें हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु के नाम से आप जानते हो। अगला प्रश्न है, केवल डैश वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं? ओनली इंडियन सिटीजन अबव ईयर ऑफ द एज आर एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। अगर राज्यपाल की बात करें तो गवर्नर की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति मिस्टर प्रेसिडेंट यानी आपके राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ये तो पता ही है। ये नियुक्ति किस में आता है? अपॉइंटमेंट आप आर्टिकल 155 में पढ़ते हो। वहीं पे अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, योग्यता की बात करें, तो आप देखोगे इसके लिए भारत का नागरिक और 35 साल कंप्लीट होना चाहिए। कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 5 साल होता है जनरली, लेकिन अगर लिखा है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतक तो हम राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतक आपका जाना चाहेंगे। अगर दोनों ऑप्शन होगा तो राष्ट्रपति के प्रसाद, ठीक है, प्रसाद पर्यंतक वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो आंसर जिसने भी कहा कम से कम 35 साल की आयु होनी चाहिए, कितना चाहिए? 35 साल की आयु, वो बिल्कुल आपके सही है। तो ऑप्शन क्या था? ऑप्शन डी इसका सबसे सही उत्तर होता। विषम का चयन करना है, संकेत वस्त्र उद्योग है आपका। सेलेक्ट द ऑड, कपास वस्त्र उद्योग से संबंधित है, रेशम वस्त्र उद्योग से संबंधित है, ऊन वस्त्र उद्योग से संबंधित है। लेकिन विद्युत का डायरेक्ट उपभोग उद्योग जो देखोगे वो आपका किससे? तो वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है। अगर ऊन, कपास, रेशम की बात करें, दे आर वर्क एज एन रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कैसी बात करते हैं? तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए आप देखोगे तो ये लोग आपके रॉ मटेरियल के तौर पर काम करते। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, जिसने भी आपका आंसर दिया था कि आपका विद्युत, ठीक है, उद्योग इसमें नहीं आएगा, वो बिल्कुल आपके सही थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या कह रहा है।
अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? लोकटक झील है, सांबर झील है, बड़ा पानी है, या आपका भीमताल है? आप देखोगे लोकटक झील मणिपुर में, और इसे मणिपुर की जीवन रेखा के नाम से हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। सांभर झील आपको खारे पानी की झील मिलेगी, और ये आपको राजस्थान के अंदर मिलेगी, जहां पे आप देखोगे हम नमक बनाने का काम करते हैं। सांभर झील, सांभर नमक आपने सुना होगा। तो जाहिर सी बात है, ये खारे पानी की झील है। किसकी? आपके खारे पानी की झील है। तो जिसने भी कहा ऑप्शन बी सांभर झील मीठे पानी की झील नहीं है, वो बिल्कुल सही है। भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील आपकी वूलर झील है। वूलर झील कहाँ मिलेगी? ये भी आपको जम्मू एंड कश्मीर में आपको मिलेगी, तो ये भी आपको याद रखना है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील आपकी सुपीरियर झील है। कौन सी? सुपीरियर आपको झील मिलेगी। यह आपको सुपीरियर झील ये कहाँ मिलेगी आपको? तो सुपीरियर झील आपको नॉर्थ अमेरिका में, कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में आपको मिलेगा, तो ये भी याद रखिए। तो आंसर क्या था? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता के मापने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर और गैस? वायु वेग मापी, तो जाहिर सी बात है ये तो वायु का वेग माप रहा है, वेलोसिटी। हाइड्रोमीटर, ठीक है, आप कहोगे सर हाइड्रोमीटर भी नहीं नापता। तेज मापी, स्पीडोमीटर भी नहीं नापता। आपका हाइग्रोमीटर, जिसने भी कहा आर्द्रता मापी, अगर हिंदी में जिसने पढ़ रखा होगा आर्द्रता मापी, वो बिल्कुल सही थे। आर्द्रता मापी या हाइग्रोमीटर, ठीक है, इट इज यूज्ड टू मेजर द ह्यूमिडिटी, या आप कह लो आपका आर्द्रता किसी भी गैस या आपके हवा के अंदर। राजस्थान का पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? अगर मैं बात करूं, पुष्कर एक झील है जो कि अजमेर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको? अजमेर में मिलेगा, और ये ताजे पानी की झील है। इसी से आप देखोगे लूनी नदी, कौन सी? लूनी नदी राजस्थान में निकलती है, जो पश्चिमी राजस्थान की एक तरह से लाइफलाइन की तरह है, ठीक, जो कच्छ के रण में जाके आपकी गायब हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, फेमस पुष्कर मेला केवल वर्ष में एक बार आपका आयोजित होता है। कब लगता है? तो आप देखोगे अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है, जहां पे भगवान ब्रह्मा की पूजा होती है। यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा इस बार नवंबर के महीने में लगा था। कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, तो यह भी याद रखना है कि कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक भी आते हैं। हजारों हिंदू लोग इस मेले में आते हैं और अपने पवित्रता करने के लिए इस झील में आपका स्नान भी करते हैं। तो जिस जाहिर सी बात है, साल में एक बार इसका आयोजन होता है। हरियाणा में साल में एक बार सूरज कुंड मेला लगता है। कौन सा लगता है आपका? सूरज कुंड मेला, ये भी आपको याद रखना है। यूकी भाभरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यूकी भाभरी इज द एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, या आपका बेसबॉल? आप देखोगे यूकी भाभरी आपके टेनिस से संबंधित खिलाड़ी। किससे? टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं। आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि मोहम्मद शमी किस खेल से संबंधित थे जिन्हें अर्जुना पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आप कहोगे वो क्रिकेट से संबंधित है। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मानव विकास सूचकांक 2021 के संदर्भ में भारत की रैंकिंग क्या थी? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये रैंक जारी किया जाता है, और आप देखोगे भारत की रैंक इसमें 132 थी। तो जिसने भी आंसर लगाएगा सर ऑप्शन बी 132, वो बिल्कुल आपके सही है। तो आप देखोगे इंडिया स्कोर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 2021 इज 0.633, जो पिछली बार 2020 से भी आपका कम है। और भारत की जो रैंकिंग थी वो कौन सी थी आपकी? 132वीं आपकी रैंकिंग थी। अगला प्रश्न आपका, दर्शना झावरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्म श्री आपका प्राप्त है? मैंने कहा ना कि जो आपके जो अवार्ड जो मिलेंगे कब? 25 जनवरी की संध्या पे, 25 जनवरी 2024 को, ठीक है, जो आपके अवार्ड्स दिए जाएंगे ना, पद्म पुरस्कार, उन पद्म पुरस्कारों से अक्सर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है। तो दर्शना झावरी जी हैं, आप देखोगे ये आपकी किससे? तो मणिपुरी डांस की नृत्यकी है। किसकी? मणिपुरी। तो जिसने भी आंसर लगाया ये मणिपुरी से संबंधित है, वो बिल्कुल आपकी सही। लावणी कहाँ का नृत्य है? लावणी जो आप देखोगे ये महाराष्ट्र का नृत्य है, महाराष्ट्र में नाचा जाता है। कथकली, कथकली आप कहोगे सर केरल का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। कथक कहाँ का आपका? उत्तर प्रदेश का। तो कंफ्यूज नहीं होना है। निम्नलिखित में से किसे मार्च 2022 में
गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ली? आप देखोगे हाल ही में भारत में 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें आपका राजस्थान है। राजस्थान में कौन है? भजन लाल है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपके कौन है? तो यहाँ पे मोहन यादव है। छत्तीसगढ़ में विष्णु राव है, तो भोजन मोहन विष्णु, ये तो भजन आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, फिर आपका रेड्डी साहब कहाँ पे? तो आपका आंध्र प्रदेश में कांग्रेस से, और नई पार्टी बनी है मिजोरम, ठीक है, जैम आपकी जो पार्टी है, ठीक है, तो आप देखोगे वो कहाँ पे? तो वो आपकी जोराम जो मिजो पार्टी है आपकी, तो वो मिजोरम की पार्टी है, तो वहां पे ल्यून लुथवा जो आपके फॉर्मर आईपीएस अधिकारी थे वो बने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। या मार्च 2022 की बात कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप देखोगे कि उस समय प्रमोद सावंत आपके क्या बने थे? तो वो आपके गोवा के मुख्यमंत्री बने थे। तो आंसर क्या था? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर था। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या डैश पर निर्भर थी? कृषि, सेवा, विनिर्माण या आपका खनन? आप देखोगे भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, और भारत में मोर देन 60% पॉपुलेशन स्टिल बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। आज भी भारत की 60% से ज्यादा जनसंख्या आपको कृषि पर निर्भर मिलेगी। ठीक, तो जाहिर सी बात है, आजादी के टाइम पे तो हमारे यहाँ और उद्योग धंधा चौपट था। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ उद्योग धंधा सही चलाया ही नहीं था। तो उस कंडीशन में आप क्या देखते हो? आप देखते हो कि भारत में कृषि पे 75% से ज्यादा लोग आपके निर्भर थे। तो जिसने भी आंसर ए लगाएगा वो बिल्कुल आपके सही है। आप देख सकते हो, ठीक है, कि जीडी का पेपर ज्यादा टफ नहीं आता। थोड़ा सा भी ध्यान जीएस से आप पढ़ोगे, ये क्वेश्चन करोगे, आपको पता चल जाएगा क्या लेवल आता है, और आप आसानी से जीएस में 20 में से 18 या 15 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर डैश करती है, मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। द स्पीसीज विच ऑन एम्प्टी एंड बेयर एरियाज इज कॉल्ड रूट एक्सप्लोरर स्पीसीज। उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम आक्रमण के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? आक्रमण। वह प्रजाति जो खाली और नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती है, मूल अन्वेषक प्रजाति आपकी कहलाती है। तो आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन बी अटैक इसका सबसे सही उत्तर होता। राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। ठीक है, राजगृह राजगीर आप देखोगे मगध की शुरुआती राजधानी था। बाद में इस राजधानी को कहां स्थानांतरित किया गया? तो आप देखोगे हिरियंक वंश का एक राजा था। कौन? हिरियंक वंश का एक राजा था उदयन। कौन था आपका? उदयन एक राजा था, और उदयन ने पाटलिपुत्र नामक एक शहर बसाया गंगा और सोन नदी के संगम पर, और ये राजधानी को कहां लेके गया? तो पाटलिपुत्र आपका ले गया। तो जिसने भी आंसर क्या दिया? आंसर दिया ऑप्शन बी, वो बिल्कुल सही है। पाटलिपुत्र का जो नाम देखते हो ना, कौन सा? तो पाटलिपुत्र का नाम जो पटना देखते हो, ये शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया है। एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के की ध्वजवाहक कौन थे या कौन थी? हु वाज द फ्लैग बेरियर फॉर द इंडिया फॉर द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द एशियन गेम 2018? रानी रामपाल, संजीव राजपूत, नीरज चोपड़ा या आपके दीपक कुमार? आप देखोगे 2018 की अगर मैं बात करूं, उस समय हमारे ध्वजवाहक थे, ठीक है, ओलंपियन, ठीक है, जिन्होंने ओलंपिक में हमें गोल्ड मेडल जिताया आपका, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में आप देखोगे। उससे पहले इन्होंने एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में हर जगह गोल्ड मेडल इन्होंने लिया था। तो ये थे आपके नीरज चोपड़ा। उस समय जिसने आंसर इस पे नीरज चोपड़ा लगाएगा वो बिल्कुल आपके सही है। अगर 2023 में जो एशियन गेम्स जो 2022 में होने थे आपके होंगजाओ चाइना में, जो 2023 में कंप्लीट कराए गए, वहां पे आप देखोगे तो भारतीय हॉकी के कप्तान हरमनप्रीत, और आपके दूसरा बॉक्सिंग की, ठीक है, लवलीना बॉर्गेन, इन्होंने ध्वजवाहक आपके बने थे। तो आप देखोगे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोर्गेहान, ये क्या थे? तो 2023 के जो एशियन गेम्स होंगजाओ में जो हुए थे, वहां पे इन्होंने ये झंडा लेके आगे आगे चले थे। तो आंसर क्या था इसका? तो इसका आंसर 2018 में नीरज चोपड़ा, और 2023 अगर पूछेगा तो हरमनप्रीत और लवलीना, आप याद रखना। एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के डैश उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं के कुल मूल्य घरेलू आय कहलाती है। द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय डैश ऑफ द डोमेस्टिक सेक्टर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। तो कहाँ पे? तो घर के अंदर होना चाहिए ना, घर के भीतर, विद इन जोग्राफिकल एरिया, एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर। तो जिसने कहा भीतर, यानी ऑप्शन सी इनर साइड, जिसने भी कहा इन अ जोग्राफिकल एरिया, वो बिल्कुल आपके सही है। उसे तो हम जीडीपी के नाम से जानते हैं,
और जीडीपी से क्या निकालते हो आप, नेशनल इनकम या घरेलू आय की गणना आप करते। तो आंसर क्या होता, ऑप्शन सी इसका सबसे सही उत्तर होता। निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु? गपाल, भांड, लावणी या आपकी कुम्मी? देखो, अगर लावणी की बात करते हैं महाराष्ट्र है, गपाल अगर भांड की बात करोगे तो आप देखोगे ये राजस्थान और पंजाब से संबंधित है। गपाल आपका राजस्थान में होता है, भांड ठीक है आपका पंजाब में होता है। तो उस कंडीशन में ये तो हुए नहीं, बचा कौन सा, कुम्मी। तो जिसने भी आंसर दिया कुम्मी डांस के तमिलनाडु राज्य से संबंधित, तो बिल्कुल सही है। तो पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा, डफ, थम, भांड, नक्कल ये डांस होती है। राजस्थान में घूमर, चक्री, गणगौर, झूलन, झूलन लीला, झूमा, सुईसिनी, गपाल, कालबेलिया ये नृत्य आपको कहाँ मिलेंगे? तो ये नृत्य आपको ठीक है राजस्थान के अंदर मिलेंगे। तो आंसर क्या था, कुम्मी नृत्य, जहां पे आप भरतनाट्यम भी देखते हो, ये तमिलनाडु से संबंधित है। भारत की जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियाज फिफ्थ 5 ईयर प्लान? पंचवी जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी ना, वो 1974 से शुरू होनी थी और वो कब तक, तो 1979 तक जाती। लेकिन आप देखोगे बीच में जनता पार्टी की सरकार आ गई और उसने इस योजना को बंद कर दिया था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने गरीबी उन्मूलन का नारा दिया था। किसका? गरीबी उन्मूलन, यानी एलिमिनेट द पॉवर्टी। तो जिसने भी आंसर ऑप्शन ए दिया वो बिल्कुल सही है। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 तक था आपका, ठीक है। इस योजना में आप देखोगे रोजगार, गरीबी, जस्टिस, इस पर आपका ज्यादा ध्यान दिया गया था। प्लान फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस इन एग्रीकल्चर, खेती में आत्मनिर्भर होना। लेकिन आप देखोगे मोरारजी देश जब सरकार आई आपकी 1977 में, उन्होंने इस प्लान को आपका रिजेक्ट कर दिया था। अगला प्रश्न आपका, 24 जून 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक रूप में किसने आपका पदभार संभाला था? तो आप देखोगे जो भी आपके 2023 में अपॉइंटमेंट्स हुई होंगी वो आपको 2024 के पेपर में देखने को मिलेंगी। तो आप देखोगे तपन कुमार डेका उसमें क्या बने थे, आईबी के चीफ बने थे, डायरेक्टर बने थे। तो जिसने भी आंसर दिया होगा तपन कुमार डेका, ऑप्शन बी वो बिल्कुल आपके सही थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डैश को 2019 में पारित किया गया था और इसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई थी। तो आप देखोगे एसपीजी, पहले स्पेशल प्रोटेक्शन जो गार्ड थे ना, उसका अधिकार सभी को मिला हुआ था, सब उसका मजे ले रहे थे, नहीं चाहे आप देखोगे तो दूसरी पार्टी के जो अध्यक्ष है उन्हें, पूर्व प्रधानमंत्रियों को। तो उस कंडीशन में मोदी सरकार एक बिल लेके आई और बोली वर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान, यानी जो एक बार पीछे के जो 5 साल रह के प्रधानमंत्री गए, इन्हें केवल स्पेशल प्रोटेक्शन मिलेगा। तो इस अधिनियम के लिए वो लेके आए थे विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम, ठीक है, ऑप्शन ए, यानी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे 2019 में। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, ऑप्शन ए आंसर दिया, वो बिल्कुल आपके सही थे। तो ये थे आज के बेहतरीन 20 क्वेश्चन। कल फिर आपसे टाइम से मुलाकात होगी, कोशिश पूरी रहेगी, नहीं तो डेली तो वीडियो आपके पास आएगी। अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किया तो आपको नोटिफिकेशन भी आ ही जाएगा, लेकिन डेली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। दूसरा आप देखोगे यूपी पुलिस में बहुत बड़ी खुशखबरी आपकी आई है कि जो बच्चे आपके ओवर एज हो चुके थे, यानी 22 से ज्यादा उनकी एज हो चुकी थी, तो उस कंडीशन में उन बच्चों को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया। अब जनरल कैटेगरी के बच्चे भी 25 की आयु तक यूपी पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं। तो आप तैयारियों को लग जाइए, डेली आपको कल से कोशिश करेंगे यूपी पुलिस में भी संबंधित जीके के क्वेश्चन आपको दें। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहे इस बेहतरीन चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।